हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी आवेशन की विधियों की, और आज की क्लास में हम बात करेंगे कूलाम के नियम की। तो कूलाम के नियम को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे एक आवेश है और इस आवेश का मान है Q1, ठीक है। तो आवेश के चारों तरफ क्या होता है? तो हमें पता है कोई भी आवेश होता है वो उसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे किसी भी वस्तु पर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के कारण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। द्रव्यमान के कारण वैसे ही आवेश के कारण क्या होता है? आवेश के कारण होता है विद्युत क्षेत्र। उसी तरह से एक अन्य आवेश क्या करता है? Q2 Q1 के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो जाता है। एक ये देखिए, मैं अन्य आवेश बना रहा हूँ Q2। ये Q2 क्या करता है? Q1 के विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा? Q2 भी आवेश है तो इसके कारण भी एक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो आपको जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है क्षेत्र वो है Q2 का, और जो ब्लू वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है वो है Q1 का। तो Q1 का विद्युत क्षेत्र Q2 को प्रतिकर्षित करेगा और Q2 का विद्युत क्षेत्र Q1 को प्रतिकर्षित करेगा। या हम कह सकते हैं Q1 का विद्युत क्षेत्र, ये जो आपको विद्युत क्षेत्र दिख रहा है ये Q1 का विद्युत क्षेत्र है। ये किस पर बल लगाएगा? Q2 पर। और Q2 का विद्युत क्षेत्र किस पर बल लगाएगा? Q1 पर। तो ये आपको क्लियर हुआ। इस तरह से दो आवेशित वस्तुओं के मध्य बल लगता है। तो असल में होता क्या है? आवेशित वस्तुओं के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है और वो विद्युत क्षेत्र अन्य आवेशित वस्तुओं पर बल लगाता है। जैसे Q1 के विद्युत क्षेत्र ने किस पर बल लगाया? Q2 पर। और Q2 के विद्युत क्षेत्र ने किस पर बल लगाया? Q1 पर। तो ये बात आपको क्लियर हो गई? ओके, अब हम देखते हैं कूलाम के नियम की स्टेटमेंट। प्रत्येक विद्युत आवेश अपनी उपस्थिति के से अपने चारों ओर अवस्थित परिवेश को प्रभावित करता है। इस प्रकार आवेशों की उपस्थिति से प्रभावित परिवेश परस्पर अनुक्रिया करके अभीष्ट आवेशों के मध्य एक बल उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। तो ये जो आपको लैंग्वेज दिख रही है कितनी ज़्यादा टफ है। ये आपको नोट्स नहीं लिखना है, ये केवल समझना है। आपको जो मैं कहूँगा वो ही आपको कॉपी में नोट करना है। तो ये वाला पार्ट आपको कॉपी में नोट नहीं करना है, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। समझना पड़ेगा ना बेटा। लेकिन ये कह रहा है प्रत्येक विद्युत आवेश, हर जो विद्युत आवेश होता है वो अपने चारों तरफ एक क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है तो उस पर क्या लगता है? एक बल लगता है। इसे विद्युत बल कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया था ना, उसको काफ़ी टिपिकल तरह से इसने बता रखा है। तो हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं। तो आप अब ये जो बोल रहा हूँ वो नोट करना। प्रत्येक विद्युत आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, ठीक है। लिख लिया? प्रत्येक विद्युत आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य आवेश उपस्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है, जिसे विद्युत बल कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के आने पर जो बल लगता है उसे विद्युत बल कहते हैं। तो बेटा ये बात समझ में आई? विद्युत बल तो काफ़ी इजी हो गया। तो ये आपको नहीं लिखना है। ओके, तो ये अभी तक कूलाम के नियम की स्टेटमेंट नहीं है, ये विद्युत बल की स्टेटमेंट है। अब हम बात करेंगे कि कूलाम के नियम की स्टेटमेंट क्या है। अब हुआ क्या? 1785 में चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम, साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम। तो 1785 में चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम ने प्रयोगों से, अभी तक अपन को क्या पता है? अभी तक अपन को पता है कि दो धनात्मक आवेशित वस्तुएं प्रतिकर्षित करती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक है तो आकर्षित करती हैं। लेकिन उनके मध्य जो बल लगता है वो कितना लगता है? 10 न्यूटन, क्योंकि बल की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। तो दो आवेशों के मध्य बल कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन। तो उसकी गणना के लिए साइंटिस्ट कूलम ने एक फॉर्मूला बनाया था, और उस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं कूलाम का नियम, या इस नियम को दिया था। तो उन्होंने प्रयोग किए थे। तो प्रयोग के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। अब आपको कॉपी में कहाँ से लिखना है? फिर से अब देखिए, आपको कॉपी में यहाँ से लिखना है, इस नियम के अनुसार, या यहाँ पे लिख सकते हैं कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य
कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यकारी होता है, ठीक है, तथा उनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अभी एक स्टेटमेंट आप देख लो, फिर मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराऊंगा, आप अपने आप ही लिख सकते हैं इसको बिना देखे। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक आवेश है Q1, ओके, और एक आवेश है Q2, ठीक है। इनके मध्य जो दूरी है वो है R, ठीक है। अब इन दोनों आवेशों के मध्य एक बल लगेगा। ये बल समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के, और ये बल व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के। कहने का मतलब, अगर इस आवेश का मान ज़्यादा है, इस आवेश का मान ज़्यादा है, तो दोनों के मध्य लगने वाला बल भी ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए आवेश अगर ज़्यादा होगा तो बल समानुपाती है, तो बल का मान भी ज़्यादा होगा, इसलिए ये बल समानुपाती होगा दोनों के आवेशों के गुणनफल के। और अगर इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ती है, जैसे मान लो ये आवेश दूर चले जाते हैं, तो इनके मध्य लगने वाले बल में कमी आएगी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, अगर इनकी बीच की दूरी दुगनी होती है, अगर ये r की जगह डिस्टेंस हो जाती है 2r, अभी दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? r है ना, अगर ये हो जाती है 2r, तो इनके बीच जो बल होगा वो 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि दूरी कितनी बढ़ी? 2r बढ़ी। इस 2r का स्क्वायर करो 4। तो अगर यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि दूरी जितनी बढ़ेगी उसका स्क्वायर बल कम हो जाएगा, उसके वर्ग के रूप में बल कम हो जाएगा। मान लो दुगनी दूरी बढ़ती है 3 गुना, इनके बीच की दूरी r की जगह कितनी हो जाती है? 3r, तो दूरी कितनी बढ़ी? 3 गुना, तो बल कम कितना हो जाएगा? 9 गुना। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अगर दूरी बढ़ी 4 गुना, बल कम हो जाएगा 16 गुना। 4 का स्क्वायर करो, दूरी होगी 5 गुना, बल कम हो जाएगा 25 गुना। ये क्लियर हुई बेटा बात? तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात, ये दोनों आवेशों के केंद्र को जो बल लगता है, इसका केंद्र कहाँ है? ये रहा। इसका केंद्र कहाँ है? ये रहा। ये जो बल लगता है दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ये देखिए, दोनों के केंद्रों को मिला रही है, यस। तो ये जो बल लगेगा, मान लीजिए Q2 है तो उस पर बल लगेगा ऐसे, और ये Q1 है तो इस पर बल लगेगा इस दिशा में। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके। और ये दोनों के मध्य माध्यम पर भी निर्भर करता है, माध्यम पर भी निर्भर करता है। तो अब आप ये देखिए, स्टेटमेंट आपको समझ में आएगी। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्यरत होता है तथा इनके बीच के माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ये लाइन नहीं समझ में आई होगी तो उनके बीच माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब, अभी दो आवेश हैं और उनके बीच में, मान लीजिए दो आवेशों के बीच में निर्वात है या हवा है, और अभी दोनों के बीच में लग रहा है 80 न्यूटन बल। कितना लग रहा है? 80 न्यूटन बल। और दोनों आवेश रखे कहाँ हैं? निर्वात में रखे हैं। अब वही दोनों आवेश, उनके मध्य दूरी भी वही रहेगी। अगर उनको हम निर्वात की जगह पानी में ट्रांसफ़र कर दें, तो पहले कहाँ थे वो? निर्वात में। अब कहाँ कर दें? पानी में ट्रांसफ़र, तो उनके बीच का बल कम होकर हो जाएगा 1 न्यूटन। तो जब वो हवा में थे, देखिए दो आवेश हैं, जब ये हवा में थे, दूरी आ रही है, तब इनके मध्य अगर 80 न्यूटन बल लग रहा है, तो जब ये पानी में चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? पानी में, तो बल घटकर कितना हो जाएगा? 80 का 1 न्यूटन। इसका मतलब अलग अलग माध्यम के लिए कूलाम बल भी अलग अलग होता है। इसका मतलब
कूलाम बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बल लगता है वो समानुपाती होता है दूरी के, इस व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्लियर हुआ बेटा? व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्यों कहते हैं? ओके, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, तो आपको नोट कहाँ से कहाँ करना है फिर से देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर हों तब आपको पता है बल समानुपाती होगा Q1 Q2, व्युत्क्रमानुपाती होगा r स्क्वायर। अब इनको एक साथ कंबाइंडली लिखने पर Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा और प्रोपोर्शनल हटने पर कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं हम कूलाम नियतांक। क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को? हम कूलाम नियतांक। ये देखिए, यहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान आवेशों के मध्य की माध्यम की प्रकृति और मात्रक पर निर्भर करता है। तो के का मान किस पर निर्भर करता है? माध्यम, अलग अलग माध्यमों के लिए के का मान अलग होता है और CGS यूनिट के लिए अलग होता है और SI यूनिट के लिए इसका मान अलग होता है। अब समझते रहिए। अब मान लीजिए दो आवेश हैं, इतना समझ में आया बेटा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इक्वल टू के Q1 Q2 की प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आया? के। अब के के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये दो आवेश हैं Q1 और Q2। अगर इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, दोनों आवेशों के मध्य बेटा कहाँ हवा है या निर्वात है? तो निर्वात या हवा, तब के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की घात 9। कितनी होगी? 9 इंटू 10 की घात 9। और इसकी एक और वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहोगे सर ये क्या बात आ गई, ये के कहाँ से आ गया? अब बताता हूँ मैं। अब ये के की जो वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, अब ये बेटा ढंग से सुन लो, ठीक है? अपना लेक्चर है ना, मैं 18 मिनट से ऊपर रखूंगा नहीं। ये 12 मिनट हो गए, अब 6 मिनट और पढ़ना है शांति से। लेकिन ना बस इतना ध्यान रखा करो, थोड़ा अच्छी तरह पढ़ा करो बेटा, है ना, ताकि तुम बोर्ड के क्वेश्चंस कर सको। तो मैं इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ चीज़ों में। तो होता क्या है बेटा, अपने फिजिक्स में 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अपना स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। ये समझ लो हमारे फिजिक्स में जो पहली बुक है हमारी, जो पहले 10 चैप्टर है हमारे स्टार्टिंग के, उसमें हम 1 से लेकर तुम समझ लो लगभग हम 5 चैप्टर तक विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जब तक आवेश स्थिर होता है। उसके बाद हमारा आवेश गतिमान हो जाता है और उसके बाद हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र। जब हमारा आवेश गतिमान हो जाता है तब हम क्या पढ़ते हैं? चुंबकीय। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यार, चुंबकीय क्षेत्र, समझ रहे हो? अब हमने क्या किया हुआ है, कांस्टेंट फिक्स किए हुए हैं। जैसे अगर आप विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं तो देखो, विद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम आएगा, आगे और भी नियम आएंगे। तो जब भी कोई नियम आता है तो समानुपाती हटता है तो नियतांक आता है। समझो, जब भी कोई नियम आता है, अभी जो कूलाम के नियम में हमने समानुपाती हटा के कांस्टेंट लगाए ना, ऐसे और भी कांस्टेंट आएंगे। हम विद्युत क्षेत्र में और भी बहुत सारी राशियाँ पढ़ेंगे जिसमें नियतांक आएंगे। तो अब अगर हम हर राशि के लिए अलग अलग नियतांक मान लो ले लें, ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले के लिए हमने के की अलग वैल्यू ले ली और कोई और फॉर्मूला आएगा उसके लिए हम एक और नया नियतांक ले लेंगे। तो हर नियतांक, जैसे के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, तो हर नियतांक अगर अलग अलग हो जाएगा, हर सूत्र के लिए हम अलग नियतांक लेंगे, तो बताओ इतने सारे हमें नियतांक याद कैसे रहेंगे? हमें 5-6 कांस्टेंट याद करने में ही इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि विद्युत क्षेत्र के जितने भी सूत्र होंगे और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड जितने भी सूत्र होंगे उसके लिए नियतांक फिक्स कर दिए। हम विद्युत क्षेत्र में जितने भी फॉर्मूले पढ़ेंगे उसमें एक नियतांक पक्का आएगा जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कुछ राशियां पढ़ रहे हैं, किसके बारे में राशियां पढ़ रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र, तो उसके नियतांक भी फिक्स होते हैं। उसमें कभी भी समानुपाती हटेगा तो म्यू नॉट और म्यू आर आएंगे। समझ में आई बेटा? ताकि हम
ताकि जो भी कांस्टेंट बनेगा उसमें ये तो आएगा ही आएगा। तो विद्युत क्षेत्र में हमेशा कांस्टेंट कौन आएंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। और चुंबकीय क्षेत्र में कांस्टेंट कौन आएंगे, म्यू नॉट म्यू आर। तो स्टार्टिंग के 5 चैप्टर इस पर है, अगले 5 चैप्टर इस पर हैं। और उसके बाद हम विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट दोनों साथ आते हैं। और हम बाद में देखते हैं कि जो प्रकाश की चाल है, लाइट की स्पीड होती है, उसका फॉर्मूला होता है 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात क्लियर हुई बेटा कि ये फॉर्मूले। अब विद्युत क्षेत्र के लिए आपको कौन फिक्स है, जब भी आप विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हो 1 से 4 चैप्टर जब आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए आपको हमेशा कौन से कांस्टेंट आएगा, तो आपके लिए हमेशा कांस्टेंट आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्यों आया बेटा, आपको क्लियर हुई बात, ये विद्युत क्षेत्र के लिए फिक्स है ये। अब जो के की वैल्यू आई उसको हमने लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिए 4 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट हमारे फिक्स है। जब भी विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे हमारे पास यही, आगे भी हम विद्युत क्षेत्र की कई राशियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। चुंबकीय क्षेत्र की राशियाँ पढ़ते तो क्या आता, म्यू नॉट। ठीक है, तो अब बात समझो। तो निर्वात के लिए अब आपको सर एक बात बताओ कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन आई कैसे हमने ज्ञात की। तो कैसे भी आपको कभी भी देखा होगा कि हम हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हमें Q1 Q2 आर स्क्वायर की वैल्यू पता है, फोर्स की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम K की वैल्यू फाइंड करते हैं। और हमने K की वैल्यू जो फाइंड करी वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में हमने निकाली। कहने का मतलब K का मान हमने एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में निकाला, क्योंकि फिजिक्स में हम विद्युत क्षेत्र जब भी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो नियतांक आएगा वो किस टर्म्स में आएगा, एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में। क्लियर होगी बात बेटा। तो इसको क्या पढ़ना है हमें, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बात, ओके। अब आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है। कितनी होती है, 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं हम आगे बात करते रहेंगे। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर कैसे आई, तो आप ये बात याद रखो बेटा, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, एक नियत राशि होती है जिसका मान होता है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमेशा आपको ये फिक्स वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यस, इस फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करते हैं 8.854 10⁻12। 4 की जगह 4 रखते हैं, पाई की जगह 3.14 रखते हैं। तो आप सॉल्व करके देख लो, 1/4 पाई की जगह 3.14, नीचे रखते हैं 8.854 10⁻12 -12 है बेटा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, +12। और ये इसके डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 9 × 10⁻9। अब क्लियर हुआ 9 × 10⁻9 कैसे आया, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र में जो भी हमें कांस्टेंट लाना है वो एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में लाना है। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में के का लिया है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो हमारे पास आ गया के की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर होगी। लेकिन जो ये बात है, ये के की वैल्यू है, ये केवल निर्वात या हवा के लिए ही मान्य है। अगर पानी आ जाएगा तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखते रहो। अब हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वीमा हमने कैसे निकाली वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैं ये अलग से आपको यहीं पे बता देता हूँ। फिर अलग माध्यम के लिए हम कैसे बात करेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, सुनते रहना। एप्सिलॉन नॉट की वीमा देख लो और के की डायमेंशन भी यहाँ पे देख लो। तो आपको पता है बेटा एफ इक्वल टू कितना होता है, बहुत ईजी है, फटाफट देख लो, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। पहले के को सेपरेट करो, के को अलग कर दो, के इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। एफ की जगह क्या लगाओगे, न्यूटन, आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 की जगह Q1 का क्या होता है, कूलम, Q2 का क्या होता है, कूलम। तो कूलम इंटू कूलम क्या हो गया बेटा, कूलम स्क्वायर। यूनिट समझ में आई। के को अलग करो, सेपरेट करो, आर स्क्वायर को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, Q1 Q2 आ जाएगा नीचे।
तो ये बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2 F की जगह न्यूटन, आर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो के की यूनिट आपको समझ में आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0। तो यहाँ से ε0 की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कितना आ जाएगा, ε0 की वैल्यू निकालो 1/4πk। समझ में आई बेटा बात। अब 4 की कोई यूनिट नहीं होती, पाई की कोई यूनिट नहीं होती, और के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ε0 की यूनिट क्या होगी बेटा, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्लियर हुआ आपको। तो ये बन गई ε0 की यूनिट। अब हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, वीमा भी निकाल सकते हैं। तो ε0 की यूनिट क्या आई थी, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम का क्या बनता है बेटा 80, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है, 80 स्क्वायर। न्यूटन की क्या होती है m1 L1 T-2, याद रखो m1 L1 T-2, और इसकी हो जाएगी मीटर की होती है L, तो मीटर स्क्वायर की हो जाएगी L2। न्यूटन की जगह m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की जगह L2, कूलम स्क्वायर की जगह 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी, ये देखिए कूलम स्क्वायर की जगह 80 होता है तो स्क्वायर है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर, फोर्स की जगह m1 L1 T-2 और लंबाई स्क्वायर की जगह L स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गई m-1 L-3 T4 A2। तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन ऑफ ε0। तो आज की क्लास यार काफ़ी देर हो गई, तो थोड़ी लंबी होगी, कोई बात नहीं। बाकी हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कूलाम का नियम माध्यम पर किस तरह से निर्भर करता है, परावैद्युतांक के बारे में हम बात करेंगे। ओके बच्चों, बाय 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 बाय।